नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एमपी टेट चयन परीक्षा 2023 की बात करेंगे। बायोलॉजी सब्जेक्ट जीव विज्ञान का डेली आपका 11:30 यानी 11:30 सुबह की क्लास से 12 PM तक हमारी क्लास रहती है। जीव विज्ञान ये क्लास नंबर 12 है, जो एनसीईआरटी बुक का पूरा निचोड़ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसके जो पिछले 11 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आज का चैप्टर यूनिट 4 से रहेगा। कोशिका की संरचना एवं कार्य का चैप्टर से हम प्रश्न करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हो जाइए। महत्वपूर्ण इस क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ करने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों के ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए जानते हैं। प्रश्न दिया गया है कि फास्फोलिपिड अणु की पुच्छ होती है, जलरागी और फास्फेट से निर्मित होती है, जलरागी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है, जल विरागी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से, या जल विरागी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए दोस्तों, फास्फोलिपिड अणु की जो पुच्छ होती है वह आपके जल विरागी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन से निर्मित होती है। देखिए, फास्फोलिपिड्स क्या है? एक लिपिड का एक वर्ग है, जिसके अणु में एक हाइड्रोफिलिक सिर होता है, जिसमें एक फास्फेट समूह होता है। और इसमें क्या होते हैं? दो हाइड्रोफोबिक पूंछ होते हैं, जो फैटी एसिड से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जल विरागी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न दिया गया है कि जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण किस में होता है? केंद्रक में, खुरदरी, अंतर्द्रवी जालिका में, चिकनी जालिका में, या गाल्जी उपकरण में होता है? सभी बताइए। जंतु कोशिकाओं में लिपिड जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन का संश्लेषण किस में होता है? तो दोस्तों, आप किस में होता है? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका की बात करते हैं। किस में होता है? चिकनी अंतर्द्रवी जालिका में होता है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी सुकेंद्रकी कोशिका के अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है? क्या वह रिक्तिका है, लयनकाय है, गोल्जीकाय है, या सूत्रकणिका की बात करते हैं? निम्नलिखित में किसके अतिरिक्त सभी एक सुकेंद्रकी कोशिका के अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग है? तो वह कहलाएगा आपका सूत्रकणिका। क्या हो जाएगा? सूत्रकणिका। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं, और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का लेवल है वह 11th क्लास से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेवल के प्रश्नों को कंबाइंड किया गया है अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। अगला प्रश्न देखिएगा। वसा घुलनशील वर्णक जैसे कि पीत वर्णक उपस्थित होते हैं। प्रश्न एक बार समझ लीजिएगा। वसा घुलनशील वर्णक जैसे कि पीत वर्णक उपस्थित होते हैं। वर्ण लवक में, प्रोटीन लवक में, तेलदल लवक में, या मंड लवक की बात करते हैं? सभी बताइएगा। वसा घुलनशील वर्णक जैसे कि पीत वर्णक उपस्थित होते हैं, तो ये इसमें दोस्तों वर्ण लवक में उपस्थित होते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया कि निम्न में से कौन सा जल अपघटनी एंजाइमों में सम्मिलित होता है? ऐसा जल अपघटनी बताइए जो एंजाइमों में सम्मिलित होता हो। क्या वह लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, या ये सभी हो जाएंगे? देखिए, जल अपघटनी में या जल अपघटनी एंजाइमों में सम्मिलित आपका लाइपेज भी होता है, प्रोटीएज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। अर्थात ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि स्लाइडेन के विषय में कौन सा एक सत्य दिया गया है? कि उन्होंने प्रस्तावित किया कि एक पादप का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पादों से बना होता है। वह वनस्पति विज्ञानी थे। वह नई कोशिकाओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सके, या उपरोक्त भी? देखिए दोस्तों, स्लाइडन के विषय में जो सत्य दिया गया है कि स्लाइडन ने प्रस्तावित किया कि एक पादप का शरीर कोशिका और उनके उत्पादों से बना होता है। साथ ही साथ स्लाइडन वनस्पति विज्ञानी भी थे।
स्लाइडन ने नई कोशिकाओं के निर्माण की व्याख्या नहीं कर सके। तीनों बातें स्लाइडन के विषय में सत्य दी गई है, अर्थात जो डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। वर्णक के प्रकार के आधार पर लवक को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 2 वर्गों में या 1 वर्ग में? सभी बताइएगा। वर्णक के प्रकार के आधार पर लवक को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखिए, वर्णक के प्रकार के देखा जाए यहाँ पे लवक को भागों में विभाजिता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 3 वर्गों में जो है विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। रंग सूत्र द्रव्य किससे अभिरंजित किया जा सकता है? क्षारकीय व्यंजक, उदासीन व्यंजक, अम्लीय रंजक या क्रिस्टल वायलेट या बैंगनी की बात करते हैं। देखिए, रंग सूत्र द्रव्य जिससे अभिरंजित किया जा सकता है वह हमारा कहलाता है क्षारकीय रंजक। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के निर्माण का महत्वपूर्ण स्थल गोल्जी उपकरण, लवक, लयनकाय या रसधानी की बात करते हैं। देखिए, गाल्जी तंत्र जो होता है या गाल्जी उपकरण जो होता है वह ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के गठन का महत्वपूर्ण साइट होता है। क्या होता है? महत्वपूर्ण साइट कौन सा होता है? गोल्जी उपकरण या गोल्जी निकाय की बात करते हैं। इनका पूरा नाम है कैमिलो। क्या नाम इनका पूरा नाम है? कैमिलो गाल्जी 1898 ने पहली बार केंद्रक के पास घनी हुई जालीदार संरचनाओं का अवलोकन किया और बाद में इनके नाम पर गाल्जी निकायों का नाम दिया गया। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, गैलेक्टान और मैनेन किसकी कोशिका भित्ति के महत्वपूर्ण घटक हैं? पादप, शैवाल, कवक या जीवाणु की बात करती? सभी लोग बताइएगा। देखिए, गैलेक्टान और मैनेन जो जिस कोशिका भित्ति के महत्वपूर्ण घटक हो जाते हैं वह आपकी कोशिका भित्ति शैवाल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी कायम है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। प्रश्नों का यहाँ पे फीडबैक करते रहिए, प्रिपरेशन को जानदार बनाते रहिए और शानदार तरीके से सिलेक्शन पाइए। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है? जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन आसपास की कोशिकाओं को आपस में जोड़े रखता है? कैल्शियम पेक्टेट, सोडियम पेक्टेट एवं भी दोनों या मैग्नीज पेक्टेट की बात करते हैं। देखिए, आसपास की कोशिकाओं को आपस में जो जोड़े रखता है वह हमारी कहलाती कैल्शियम पेक्टेट। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका आवरण का भाग है? ग्लाइकोकैलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका कला दोनों या ग्लाइकोकैलिक्स और कोशिका भित्ति? देखिए, इनमें से कोशिका की अगर बात करते हैं, कोशिका आवरण का भाग अगर पूछा जा रहा है तो वह आपका ग्लाइकोकैलिक्स भी होता है और कोशिका भित्ति और कोशिका कला भी, अर्थात जो सी ऑप्शन दिया गया कि ए व बी दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में वर्णकी लवक के विषय में कौन सा सही दिया गया है? देखिए, वर्णकी लवक जीवद्रव्य कला की अंतर्वली होती है, तो ये गलत दिया गया है कि सही दिया गया है? बिल्कुल सही दिया गया है, गलत नहीं दिया गया है। वर्णकी लवक के विषय में कि वर्णकी लवक जो है जीवद्रव्य कला की अंतर्वली होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ये भी सही बात है। वर्णयुक्त होता है, ये भी सही बात है। अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन जो डी दिया गया है सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणुवी कशाभिका किससे निर्मित होती है? जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जीवाणुवी कशाभिका किसके निर्मित होती है? आधारपिंड, अंकुश तंतु, आधारपिंड तंतु, अंकुश और तंतु, अंकुश तंतु और आधार की बात करते हैं। जब भी जीवाणुवी कशाभिका के निर्मित होने की बात की जाती है, तब भी आपका आधारपिंड, अंकुश और तंतु की बात की जाती है। तो जीवाणुकी कशाभिका किससे निर्मित होता है? आधारपिंड से, अंकुश से और तंतु से निर्मित होता है। यानी पहला ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित कितने जगत जो है सुकेंद्रकी है? मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप या प्राणी? सुकेंद्रकी की बात करते हैं, सभी लोग बताइए। तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। कितने जगत सुकेंद्रकी है? तो 4 जगत इनमें से सुकेंद्रकी हो जाएंगे। ये 5 दिए गए, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फफूंद, वनस्पति, कवक को फफूंद भी कहते हैं, पादप, वनस्पति, जंतु जगत। तो सुकेंद्रकी जीव उन सभी जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिकाओं के अंदर केंद्र कला से घिरा एक केंद्रक हो। जीव विज्ञान में सुकेंद्रकी कोशिकाओं वाले जीवों को टैक्सोन को सुकेंद्रकी कहते हैं, और प्राकेंद्रकी जीव और आर्किया को छोड़कर लगभग सभी जीव और वनस्पति सुकेंद्रकी जीवों के अंतर्गत आते हैं। जैसे वनस्पतियां हो गई, जंतु हो गया, कवक हो गया, अपवंक, मोल्डस, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये सभी सुकेंद्रकी जीव हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। अब आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि तारक केंद्रों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? तारक केंद्र के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, तो तारक केंद्र के बारे में अगर जाने, तारक केंद्र के सूक्ष्म नलिका का अभाव होता है, बिल्कुल सही बात है। तारक केंद्र का ध्रुवी प्रोटीन युक्त होती है, ये भी सही बात है। तारक केंद्र के विषय में कि यह पश्चाभ या कसाब और तर्क तंतु के पिंड का निर्माण करता है, ये भी सही बात है। तो तारक केंद्रों के विषय में इन तीनों बातें सही दी गई, यानी कि जो आप हमारा डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त सभी वाला, वह ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है सिवाय, यानी कि एक गलत को चयन करना। प्रश्न को समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सत्य है सिवाय, मतलब एक के सिवाय सभी सत्य है। सिवाय मतलब जो गलत बताना है, जो गलत इनमें से आपका होगा। ठीक है, समझ गए ना? सभी सुकेंद्रकी कोशिकाएं समान होती हैं, अभी हमने क्या बताया, सभी कोश जो सुकेंद्रकी कोशिका होती है समान नहीं होती, इसलिए पहला तो गलत दे दिया गया, यही हमारा हो जाएगा। सुकेंद्रकी कोशिकाओं में केंद्रकी आवरण के साथ एक व्यवस्थित केंद्रक होता है। सुकेंद्रकियों में वर्गीकरण उपस्थित होता है, ये भी सही बात है। किसके सिवाय? सभी सुकेंद्रकी कोशिकाएं समान होती, इसके सिवाय आपके दोनों चीजें सत्य दी गई, यानी पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, राइबोसोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है सिवाय। देखिए राइबोसोम की बात करें तो ये कणकीय संरचना है, आरएनए और प्रोटीन से निर्मित होता है, सार्वभौमिक कोशिका अंगक की बात करते हैं, लेकिन केवल कोशिका द्रव में उपस्थित होता है। यह आपका यहाँ पे क्या दे दिया गया है, गलत दिया गया है राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में ऑप्शन डी के सिवाय आपके ये तीनों सही दी गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे डी ऑप्शन एक सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राइबोसोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है। देखिए दोस्तों, राइबोसोम एक झिल्ली रहित संरचना होती है। 70 और 80 दो उपकाओं में यह निर्मित होती है। 70S हरित लवक में भी यह उपस्थित होता है। तो राइबोसोम के विषय में तीनों बातें, तीनों ऑप्शन सही दिए गए, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी वाला। अगला जो प्रश्न है और भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि कोशिका पंजर किससे निर्मित होती है। इंटरेस्टेड प्रश्न है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। कोशिका पंजर किससे निर्मित होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या ये सभी की बात करें। सेल वाल की बात कर रहे हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका पंजर की बात करेंगे। तो कोशिका पंजर किससे निर्मित होता है, सभी लोग बताइए। तो दोस्तों प्रोटीन से निर्मित होता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी संरचनाओं को सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। तारक केंद्र, आधार पिंड, पक्षमाभ, कछाव, तर्कशंकु। कितनी संरचनाओं में सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है, सूक्ष्म नलिका की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कितनी संरचनाओं को सूक्ष्म नलिकाओं द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। तो है दोस्तों 5। ठीक है, ये पांचों आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छ सूत्र के विषय में सत्य दिया गया है सिवाय, यानी गलत को हमें चयन करना है। देखिए अच्छ सूत्र के विषय में जाने कि इसमें परिधि सूक्ष्म नलिकाओं को 9 युग्म होते हैं, 2 सूक्ष्म नलिकाएं केंद्र में स्थित होती हैं और 9 अरीय दंड होते हैं। तीनों बातें सही दी। लेकिन अच्छ सूत्र के विषय में कि यह केंद्र की आच्छाद अनुपस्थित होता है, यह गलत है, क्योंकि केंद्र की आच्छाद उपस्थित होता है। तो किसके सिवाय सत्य है, ऑप्शन डी के सिवाय सारे सही दिए गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तारक केंद्रों में परिधीय सूक्ष्म नलिका की अवस्था कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तारक केंद्रों में परिधीय सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था होती है। त्रिक रूप में 9, द्विक रूप में 9, एकक रूप में 9 या ये भी दोनों। तारक केंद्रों में परिधीय सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो त्रिक रूप में 9, पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही दिया गया है। देखिए जंतुओं में तारक केंद्र सुविकसित होता है, ये भी सही बात है। तारक काय में तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये भी सही बात है। तारक केंद्रों में सूक्ष्म नलिकाओं की 9+0 क्रमबद्धता पाई जाती है, ये भी सही बात है। तो निम्नलिखित में से जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रिक्तिका के लिए सही दिया गया। देखिए रिक्तिका के बारे में जाने कि यह पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। केंद्र की रिक्तिका पादप में पाई जाती है और यह पादपों का 90% आयतन जो है घेरता है, कि रिक्तिका की बात करती है। तो ये सभी बातें रिक्तिका के संबंधित सही दी गई हैं, तीनों बातें सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया कि पादप कोशिका में आयनों की सांद्रता अधिक होती है, किसमें होती है। पादप कोशिका में आयनों की सांद्रता किसमें अधिक होती है।
कोशिका द्रव में, रिक्तिका में, दोनों में बराबर होता है या केंद्रक में अधिक होती है? सभी लोग बताइए। पादप कोशिका में आयनों की सांद्रता जो अधिक होती है वह आपकी किस में होती है? रिक्तिका में अधिक होती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है। संवेष्ट द्रव अंतर्द्रवी जलिका से पुटिकाओं के रूप में गोल्जी काय के किस सिरे से संलयित होते हैं और संवेष्टन सिरे से अलग हो जाते हैं? देखिए दोस्तों, संवेष्ट द्रव अंतर्द्रवी जलिका से पुटिकाओं के रूप में गोल्जी काय के शीर्ष और ट्रास सिरे से संलयित होते हैं और संवेष्टन जो है आपके उत्तल अवतल सिरे से अलग हो जाते हैं। तो ए और सी जो दिया गया है, यानी कि जो डी ऑप्शन दिया गया है, ए और सी दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि सूत्रकणिका कोशिका के विद्युत ग्रह होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि यह एटीपी संश्लेषित होता है, यहाँ पे एटीपी का उपभोग किया जाता है, यहाँ पर स्वांगीकरण क्षमता का उपभोग किया जाता है, या उपरोक्त सभी बताइएगा। देखिए दोस्तों, सूत्रकणिका कोशिका के विद्युत ग्रह होते हैं क्योंकि यह एटीपी संश्लेषित होता है। यहाँ पे क्या होता है? एटीपी संश्लेषित होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अपनी सतह पर राइबोसोम को धारण करने वाली अंतर्द्रवी जलिका को कहा जाता है? खुदरी अंतर्द्रवी जलिका, चिकनी अंतर्द्रवी जलिका, लोमासोम, या इनमें से कोई नहीं? सभी बताइएगा। देखिए, अपनी सतह पर राइबोसोम को धारण करने वाली अंतर्द्रवी जलिका को खुरदरी अंतर्द्रविका जलिका कहा जाता है। देखिए, खुरदरी अंतर्द्रवी जलिका पर राइबोसोम क्या होते? जुड़े होते हैं, जहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। और अगला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन जो है SER अर्थात चिकनी अंतर्द्रवी जलिका के विषय में सत्य है सिवाय राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है, स्टेरॉयडली हार्मोन का संश्लेषण स्थल है, या डी ए व सी दोनों की बात करते हैं? देखिए, SER चिकनी अंतर्द्रवी जलिका के विषय में कि यह राइबोसोम में अनुपस्थित होता है, स्टेरॉयडली हार्मोन का संश्लेषण स्थल है, ये सही दिया गया है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय रूप से सम्मिलित होता है, यह चिकनी अंतर्द्रवी जलिका के सत्य में नहीं दिया गया। तो ऑप्शन बी के सिवाय सत्य हो जाएगा, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे आपके चैप्टर से कोशिका संरचना एवं कार्य के चैप्टर से हमने यहाँ पे 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले भी आपके 11th क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली क्लासेस हमारे 11:30 AM टू 12 PM हमारी क्लास होती है, तो डेली ज्वाइन कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद।